गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजेंद्र जी। बेटा वॉल्यूम आ रही है क्या? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बेटा अपनी वॉइस को म्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। वॉइस म्यूट कीजिए बेटा। आपा एन टेंशन ना कभी भी फट सका थी समझे ना बात यूट्यूब मार से देख रहे तो यही चीज तो मत रुकिए जी। भोंगड़े खाओ सर। बेटा आज हम पढ़ रहे हैं पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत छोटी क्लास से हम पढ़ते आए हैं कि किस तरह से सप्रसंग व्याख्या हमें हल करनी होती है, लेकिन फिर भी हम बड़ी क्लास की ओर जा रहे हैं। बहुत सारी कमियां आज भी इस टॉपिक को लेकर है और फुल स्कोर हमारे नहीं आ पाता है। कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई गलती अवश्य करते हैं। हम ध्यान से अगर इस टॉपिक को समझ लेते हैं तो हमारी बड़ी क्लासेस, अपर क्लासेस की ओर हम जाएंगे तो हमें इसका फायदा होगा। कुछ आगे जाकर कंपटीशन देंगे, वहां भी हमें इसका फायदा होगा। इसलिए इस टॉपिक को, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अच्छे से हमें समझना चाहिए और प्रयास यही करना चाहिए कि हमें फुल स्कोर मिले, फुल मार्क्स मिले। इस टॉपिक में कोई अंक हमारा नहीं कटे, कोई नुकसान हमें अंकों को लेकर नहीं है। तो हम पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या किस तरह करें, इसको आज अच्छे से सीखते हैं। आपके सामने मैंने एक पद्यांश काव्यांश लिखा है। प्रात नभ था नीला शंख जैसा। प्रातःकालीन आकाश की बात कर रहे हैं। प्रातःकालीन आकाश बिल्कुल स्वच्छ था, उसमें कोई बादल वगैरह नहीं थे, इसलिए बिल्कुल नीला दिखाई दे रहा था। तो उपमान दिया है नीला शंख। उस प्रातःकालीन जो बहुत नीला और स्वच्छ आकाश था, उसके लिए उपमान दिया है नीला शंख, कि वो नीले शंख जैसा दिखाई दे रहा था। प्रातःकालीन आकाश बहुत नीले शंख जैसा था। भोर का नभ, वही सुबह का आकाश, अब राख से लिपे हुए गीले चोके जैसा नजर आ रहा था। देखो ऐसा क्या, अभी अभी तो वही आकाश नीले शंख जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब सुबह का आकाश राख से लिपे हुए गीले चोके जैसा नजर आ रहा है। गांव में जो कच्चा फर्श होता है, आंगन होता है, उसे मिट्टी और भस्म मिला करके वहां चौका लगाते हैं, लीपा जाता है। तो उस भस्म से लीपा हुआ चौका जैसा नजर आता है, ठीक आकाश भी अब वैसा ही नजर आ रहा है। ऐसा क्या हो गया? तो कवि की ये कल्पना है कि जब आकाश में हल्के हल्के और काले काले बादल छा गए,
तो वो काले काले बादल ऐसे नजर आ रहे थे। अब उस आकाश का सौंदर्य उन काले बादलों की वजह से ऐसा था जैसे राख से लिपा हुआ कोई गीला चौका है। ठीक उसी तरह का अब आकाश नजर आ रहा था। भोर का नभ अब वैसा ही नजर आ रहा था, क्योंकि अब आकाश में काले काले बादल या घटाएं छा गई थी। जब उन काले बादलों पर सूर्य की लालिमा गिरी, उन काले काले बादलों पर सूर्य की लालिमा गिरी, तो वो काले बादल उस लालिमा की वजह से कैसे नजर आए, वो आगे कवि ने लिखा है। बहुत काली सिल, सिल को हम शिला भी कह सकते हैं, पत्थर भी कह सकते हैं। बहुत काले पत्थर को थोड़े से लाल केसर से कोई धो दे, काला पत्थर है और उस पर लाल केसर लगा दें, या स्लेट हम जानते हैं काली होती है, काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक लगा दी, मल दी, तो काली शिला पर लाल केसर लगा दें या काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक लगा दें, इनके जैसा सौंदर्य अब आकाश का भी नजर आ रहा था। क्यों आ रहा था कि काले काले बादलों पर अब सूर्य की लालिमा छा गई थी, लालिमा युक्त किरणें गिर रही थी। उस वजह से वो आकाश में जो बादल हैं, काली घटाएं हैं, उनका सौंदर्य भी काले पत्थर को लाल केसर से धोदे जैसा या काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक मलदे जैसा दिखाई दे रहा था। अब हम जानते हैं कि इस काव्यांश में, इस पद्यांश में उषा का वर्णन हुआ, प्रातः काल का वर्णन हुआ है, प्रातःकालीन आकाश या उसके सौंदर्य का वर्णन हुआ है। सप्रसंग व्याख्या किस तरह से करें वो हमें समझना है। देखिए, सबसे पहले हमें जिस भी काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, पहले दो शब्द लिखेंगे, प्रात नभ, उसके बाद डैश 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 करेंगे और फिर अंतिम दो शब्द लिख देंगे। शुरू के दो शब्द और अंतिम दो शब्द लिख देंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन पेपर में, प्रश्न पत्र में कोई दो काव्यांश आते हैं और हमें कहा जाता है इन दो में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो हम जिसकी सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं उस काव्यांश के शुरू के दो शब्द और डैशेस लगा करके अंत के दो शब्द लिख दें। ये हमारी नोटबुक में आंसर शीट में हमें लिखना है, जिससे हमें पता चल जाए कि उन दोनों में से किस काव्यांश की हम सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। उसके बाद पहला जो सप्रसंग व्याख्या का भाग होता है वो होता है संदर्भ। संदर्भ चार भागों में सप्रसंग व्याख्या बटी होती है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। तो सबसे पहले हम लिखते हैं संदर्भ। अब संदर्भ में क्या आता है, कवि का नाम और कविता का नाम। ये जो काव्यांश है वो किस कवि से संबंधित है और कौन सी कविता से लिया गया, बस ये दो ही बातें हम संदर्भ में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश कवि शमशेर बहादुर सिंह की उषा शीर्षक कविता से अवतरित है।
संदर्भ में कवि का नाम और कविता का नाम लिखा जाता है। फिर हम कवि का जो नाम है उसके एकल उद्धरण चिह्न लगा देंगे और कविता का नाम है उसके भी एकल उद्धरण चिह्न लगा देंगे और फिर इन्हें रेखांकित भी कर देंगे। ये काम हमें साथ में और करना है। तो संदर्भ में कवि का नाम और कविता का नाम लिखते हैं। बहुत बच्चे इसमें बुक का नाम भी लिख देते हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक। कविता का नंबर तक लिख दें, क्रमांक तक लिख देते हैं, अध्याय नंबर या पाठ नंबर या कविता नंबर 5 से लिया गया है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। हम कवि का नाम और कविता का नाम संदर्भ में लिखें। इसके बाद दूसरा भाग होता है, उसे कहते हैं प्रसंग। प्रसंग लिखा जाता है। प्रसंग में हम ये लिखते हैं कि ये जो काव्यांश है किस विषय से संबंधित है, किसका वर्णन इसमें दिया गया है, ये किस विषय पर आधारित है, किससे संबंधित है, ये बात हम प्रसंग में लिखते हैं। तो इसको पढ़ने से हमें पता चलता है कि इसमें उषा काल का वर्णन है, उषा काल का सौंदर्य है। तो ये लिखेंगे हम, इस काव्यांश में उषा का सजीव वर्णन है। उषा का सजीव वर्णन है। सजीव का अर्थ यह है कि जब हम इसे पढ़ रहे हैं, जब हम इसे सुन रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि उषा काल का वह दृश्य हमारे सामने ही उपस्थित हो गया है, हमारे मस्तिष्क में भी वह सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, बन रहा है। इसलिए हमने लिखा है इस काव्यांश में उषा का सजीव वर्णन है। इसके बाद लिखें, उपमानों के अधिक प्रयोग से उषा का सौंदर्य चित्रित एवं प्रभावी बन गया है। बहुत सारे उपमानों का प्रयोग किया है कवि ने यहाँ पर, जिससे ये उषा का सौंदर्य हमारे सामने चित्रित सा हो रहा है, चित्र सा बनता है और प्रभावी भी है। ये हमने प्रसंग में लिखा है कि किससे संबंधित बात है। इसके बाद तीसरा भाग आता है व्याख्या। व्याख्या, व्याख्या में जो आपको अध्यापक द्वारा बताया जाता है, कविता को पढ़ाते समय जो भाव ग्रहण करवाया जाता है, वह व्याख्या में आपको लिख देना होता है। जैसे ये जो पंक्तियां दी गई हैं, इनका जो भावार्थ है वो आपको व्याख्या के अंतर्गत लिखना होता है। और अंतिम भाग होता है विशेष। अंतिम भाग होता है विशेष। विशेष में 4 बिंदु बनते हैं। पहला भाषा और शैली के बारे में होता है, और ये बिंदु बिल्कुल निश्चित होता है, फिक्स होता है। कोई भी कविता से आपको काव्यांश दे, पद्यांश दे और सप्रसंग व्याख्या कराया जाए, तो आपको विशेष का ये पहला बिंदु निश्चित यही लिखना है, जैसा अभी हम लिखेंगे। कोई भी काव्यांश, कोई भी पद्यांश आ जाए, आपको विशेष का पहला बिंदु यही लिखना है। ये बिल्कुल निश्चित है, कभी बदलने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या लिखेंगे,
प्रस्तुत पद्यांश की भाषा से रस, सुबोध एवं भावानुकूल है तथा शैली ये है कि पहला बिंदु फिक्स होगा कि पद्यांश की भाषा से रस, पढ़ते समय हमें आनंद आया। सुबोध, इसका भावार्थ भी अच्छे से बोध हो गया, हमने जान लिया। भावों के अनुकूल है और शैली इसकी गेय है। गेय इसका अर्थ होता है गाने योग्य। अगर कविता ही है, अगर काव्यांश हमें दिया गया है तो हम उसे आसानी से गा सकते हैं, उसे गाना संभव होता है। इसलिए काव्यांश या पद्यांश जब आपको आए तो शैली गेय होगी, क्योंकि उसे हम गा सकते हैं। इसलिए कोई भी काव्यांश आ जाए, शैली आपको गेय लिखना है। दूसरा बिंदु लिखते हैं हम अलंकार के बारे में, कि जो आपको पद्यांश दिया है उसमें किस अलंकार का या किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है, वो आप दूसरा बिंदु लिखेंगे। जैसा लिखा हुआ है इससे हमें पता चल रहा है कि उपमा अलंकार है। हम याद करेंगे अलंकार जो पढ़ा था, सा, सी, से, सो, सम, समान, सरी, सदृश। जैसा, जैसी, जैसे, तरह, इन सब में देखते ही पता चल जाएगा, हम समझ जाएंगे, क्योंकि वाचक शब्द होते हैं, इनके प्रयोग से हम समझ जाते हैं उपमा अलंकार है। इसलिए यहाँ जैसा आ गया है। प्रातःकालीन आकाश की तुलना यहाँ नीले संग से की जा रही है, तो जैसा से हम समझ गए उपमा अलंकार है। तो हम लिख सकते हैं उपमा अलंकार के प्रयोग से सौंदर्य वृद्धि हुई है। हम जानते हैं कि अलंकारों के प्रयोग से काव्य पंक्तियों की शोभा बढ़ती है, तो इसलिए हमने लिख दिया उपमा अलंकार के प्रयोग से सौंदर्य वृद्धि हुई है। अगर आपको कोई काव्यांश ऐसा आ जाए जिसमें अलंकार का पता ही नहीं चले कौन सा अलंकार यहाँ प्रयुक्त हुआ है, तो फिर आप ऐसी स्थिति में अनुप्रास अलंकार लिख दें, क्योंकि ऐसा कोई काव्यांश हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई पद्यांश हो ही नहीं सकता जिसमें अनुप्रास अलंकार नहीं है। तो अनुप्रास अलंकार आप लिखें, लेकिन उसी कंडीशन में लिखें और उसी परिस्थिति में लिखें जब आपको पता ही नहीं चले कि कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है। एक भी अलंकार आपको नजर नहीं आए, आप पहचान ही नहीं सको, तो ऐसी स्थिति में अंतिम विकल्प हमारा होगा अनुप्रास अलंकार, वो लिख सकते हैं। और अंतिम बिंदु होता है सार, शिक्षा या संदेश के रूप में। इन पंक्तियों से, इस काव्यांश से क्या शिक्षा मिली, क्या सार है, क्या संदेश मिला है, वो लिख देते हैं हम। ठीक है, तो देखिए हम लिख सकते हैं इस काव्यांश से गांव की गतिशील सुबह का आभास होता है। गांव की गतिशील सुबह का आभास होता है, क्योंकि ज्यादातर उपमान ऐसे हैं जो गांव में हमें देखने को मिलते हैं। लिपा हुआ चौका या शंख या काली शिला पत्थर या काली स्लेट, ये गांव से संबंधित है।
इसलिए हमें पता चलता है कि गांव से संबंधित सुबह का ही वर्णन इस कविता में है, ऐसा पता चलता है। तो इस तरह से आप सह प्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। और आज आप कोई भी 2 काव्यांश लेकर के सह प्रसंग व्याख्या उनकी करें, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। कहीं कोई दिक्कत आती है तो नेक्स्ट क्लास में आप कंफर्मेशन कर लें।